हाँ जी भाई, सभी को नमस्कार। सभी को राम राम। राधे राधे। हाँ जी भाई, चलिए तो हम लोग पढ़ रहे थे कौन से वाद्य यंत्रों के बारे में। हम लोग सुशिर वाद्य यंत्रों के बारे में बात कर रहे थे। और सुशिर वाद्य यंत्रों के अंदर अपन ने जो लास्ट पढ़ा था वो शायद मेरे को पता है मशक। मशक पढ़ा था ना। चलिए तो मशक के बाद में आगे बात करते हैं। तो अपने पास में एक वाद्य यंत्र आता है जिसका नाम क्या हो जाएगा आपके? नड। बोलो क्या नाम है भाई? नड। क्या क्या बेसिक क्वेश्चन बनते हैं वो आप लोग एक बार समझ लेना भैया। सबसे पहली बात, अगर नड को लेकर के प्रश्न बनता है तो एक तो ये प्रश्न 100% याद रखना कि 1 मीटर लंबी खगोर वृक्ष, कौन सा वृक्ष आ जाएगा? तो ये आप लोग जरूर याद रखना, 1 मीटर लंबी खगोर वृक्ष की लकड़ी से निर्मित। ध्यान रखना, 1 मीटर लंबी खगोर वृक्ष की लकड़ी से निर्मित होता है। सबसे पहला प्रश्न तो यही आ जाएगा कि 1 मीटर लंबी खगोर वृक्ष की लकड़ी से निर्मित होता है आपके कौन सा वाद्य यंत्र? नड। पहली बात। दूसरी बात ध्यान रखना, इसकी जो आकृति मानी गई है ना वो बिल्कुल ऐसे मानी गई है जैसे गाय की पूंछ होती है। तो ये भी आप लोग याद रख लेना कि इसकी जो आकृति मानी गई है वो किसके समान मानी गई है? गाय की पूंछ के समान इसकी आकृति होती है। तो दूसरा प्रश्न ये याद रखना, इंपोर्टेंट हो जाएगा। तो गाय की पूंछ के समान आकृति वाला वाद्य यंत्र कौन सा? और चिलम के समान आकृति? शहनाई। बोलो, चिलम के समान आकृति शहनाई, और गाय की पूंछ के समान। और ये भी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना, 1 मीटर खगोर वृक्ष की लकड़ी से निर्मित कौन सा? तो नड़ हो जाएगा। और इस नड़ को बजाने का जो प्रमुख क्षेत्र है वो आपके जैसलमेर और बाड़मेर। बोलो कौन कौन सा क्षेत्र आएगा? तो एक तो ये आपके जैसलमेर में बजाई जाती है और एक आपके बाड़मेर। जैसलमेर और बाड़मेर में सर्वाधिक है। लेकिन अगर अपने से पूछे कि भैया नड़ का जादूगर, तो ये जरूर याद रखना कि नड़ का जादूगर कौन? तो नड़ का जादूगर कर्णा भील। नड़ का जादूगर पूछे तो कर्णा भील। जैसे अपन ने रामनाथ चौधरी पढ़े थे ना, जो कि आपके अलगोजा के जादूगर माने जाएंगे एक तरीके से। तो भैया जो रामनाथ चौधरी हैं वो लंबी मूछों के लिए फेमस थे। वैसे ही ध्यान रखना, कर्णा भील भी आपके लंबी मूछों के लिए फेमस थे। और कर्णा भील की मृत्यु एक विवाद का विषय बनी थी। कर्णा भील जो थे और पाकिस्तान वाले ये मतलब लूटपाट किया करते थे भैया। तो लूटपाट किया करते थे पाकिस्तान वाले, इनका सिर काट करके ले गए थे भाई, ध्यान रखना। तो इनका जो सिर था वो इनका धड़ मिला, उसका काफी विरोध प्रदर्शन हुआ था, ये याद रखना। तो कहीं ना कहीं इनकी मृत्यु एक विवाद का विषय भी बनी थी। तो वो आपके कौन? कर्णा भील। तो ये जो आपके लंबी मूछों के लिए भी फेमस है, तो आपके नड़ के जादूगर कौन माने जाएंगे? कर्णा भील। एक देखो, आप ऐसे ही एक प्रश्न यहां पर मैं बना दूंगा, अलग से अपने को लिखने की जरूरत नहीं है, उसके बारे में आप लोग ध्यान से समझना। एक बेसिक सी बात, अगर अपने से पेपर में पूछे कि नड़ का छोटा रूप, ध्यान रखना, नड़ का, यहां पर एक छोटा सा क्वेश्चन बना रहा है कि नड़ का छोटा रूप जो दक्षिणी राजस्थान में, बोलो कहां पर? दक्षिणी राजस्थान में। अगर अपने से पूछे कि नड़ का छोटा रूप जो दक्षिणी राजस्थान में, वो भी वर्षा ऋतु में, दक्षिणी राजस्थान में भी कब? वर्षा ऋतु में। और कौन बजाते हैं? भील। वर्षा ऋतु में आपके भील एवं चरवाहा, चरवाहा मतलब पशुओं को चराने वाले, तो ये ध्यान रखना, भील एवं चरवाहा बजाते हैं। तो वो कौन सा वाद्य यंत्र हो जाएगा? तो ये चीज आप लोग याद रखना। नड़ का छोटा रूप पूछ रहा है ना, तो वो हो जाएगा आपके कानी। बोलो क्या आ जाएगा? कानी, या फिर अपन बोलेंगे कानो। कानी या फिर कानो। तो ये भी थोड़ा याद रखना भैया। अगर वैसे पूछे कि 1 मीटर लंबी खगोर वृक्ष की लकड़ी से निर्मित, तब तो क्या हो जाएगा? तब तो आपकी सीधे सीधे नड़ हो जाएगा। लेकिन नड़ का छोटा रूप जो दक्षिणी राजस्थान में बजाया जाता है वो आपके क्या हो जाएगा? कानी या कानो। ये दोनों चीज याद रखना कि बड़ा रूप तो क्या है? नड़, और छोटा रूप क्या हो जाएगा आपके? चलो साहब, ऐसे ही देख रहे हैं, ये आपके बांकिया, ये तो बैंड बाजों में भी बजता है, ध्यान रखना। लेकिन बांकिया प्रॉपर इस तरह का होता है। जब मैंने आपको शुरू में नृत्य पढ़ाए थे तब ऐसी ही शेप बताई थी। मैंने आपको कहा था कि ये इस प्रकार की आकृति का वाद्य यंत्र होता है और ये इस प्रकार घूम जाता है। अपने गांव में मुड़ा हुआ होता है ना, तो मुड़े हुए को बोलते हैं बांका। अपने गांव में मुड़े हुए को क्या बोलते हैं? अरे नहीं बोलते क्या साहब? जैसे अंगुली टेढ़ी है तो क्या बोलेंगे? बांकी है। गर्दन टेढ़ी है तो क्या बोलेंगे? बांकी है। तभी तो अपने चौहटन बाड़मेर में और एक माता है, ध्यान रखना, जिनका नाम है वीरात्रा माता।
गर्दन टेढ़ी है इसलिए वाकल माता बोलते हैं, बाकल मतलब गर्दन मुड़ी हुई है तो बाकल माता बोलते हैं। तो देखो बाकिया कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। एक तो ये याद रख लेना आप लोग, किससे बना हुआ होता है? पीतल। बोलो किससे निर्मित होता है? तो एक तो ये बात याद रखना कि ये आपके पीतल से निर्मित होता है। दूसरी बात ये 100% याद रखना, इसके बारे में ये कहते हैं कि ये सरगड़ा जाति का जातीय वाद्य यंत्र है। कौन सी जाति का? तो ये आपके सरगड़ा जाति का और जातीय वाद्य यंत्र है। कौन सा? बांकिया। और आप लोगों को मैंने बताया था, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो, कि भैया गैर नृत्य, ध्यान रखना, गैर नृत्य करते समय, कौन से नृत्य करते समय? गैर नृत्य करते समय ढोल एवं थाली के साथ बजाया जाता है। बताया था क्या? ढोल एवं थाली के साथ बजाया जाता है। बताइए कौन सा वाद्य यंत्र? तो ये जरूर याद रख लेना, बजाया जाता है। कोई दिक्कत इसके अंदर? चलिए साहब इन दोनों को फटाफट से नोट कर दीजिए।
लिख लिए? आगे बढ़े? चलिए साहब, तो मुख्य मुख्य वाद्यंत्र अपने नड़ के साथ ही खत्म हो गए थे। अब लिखो आप लोग नागफणी, सीधे लिखो, इसमें कोई बड़ी बारी बात नहीं है। लिखो नागफणी। नागफणी नाम क्यों पड़ा नागफणी पता है? देखो इधर दिख रहा है क्या आपको? नागफणी नाम क्यों पड़ा पता लग गया ना? क्योंकि आकृति किसके समान है। तो बस अपने को याद क्या रखना है? अपने को याद ये रखना है भैया, नागफणी के अंदर कौन बजाते हैं? साधु। कौन बजाते हैं? साधु सन्यासियों का वाद्यंत्र है। बस इतना सा तो याद रख ही सकते हैं। तो लिखो पीतल से निर्मित। सबसे पहले लिखो पीतल से निर्मित। पीतल से निर्मित। दूसरी लाइन में लिखना सर्पिलाकार आकृति। सर्पिलाकार आकृति। तीसरी लाइन में लिखो साधु सन्यासियों द्वारा वादन। साधु सन्यासियों द्वारा वादन। और ये तो तुम जानते ही हो अच्छे से, कौन सा वाद्यंत्र हो जाएगा? बीन। सबसे पहली बात, बीन को अपन एक नाम और देते हैं ना, पुंगी। बोलो क्या नाम देंगे? ध्यान रखना, बीन को अपन एक नाम और देते हैं और वो एक नाम क्या हो जाएगा? पुंगी। चलो साहब लिखो इसके अंदर बीन ऑब्लिक पुंगी। बीन ऑब्लिक पुंगी कौन सी जाति बजाएगी? मुख्यतः तो कालबेलिया इसको बजाते हैं। ध्यान रखना पहली बात, किस वाद्यंत्र में सांप को मोहित करने की शक्ति होती है? बीन में ही होती है। सांप को मोहित करने की शक्ति किस में होती है भैया? बीन में ही होती है। ध्यान रख लेना। आई बात समझ में? तो यही चीज अपने को याद रखनी है कि बीन आपके, पहली बात तो ये ध्यान रखना, लिखो आप लोग इसके अंदर कालबेलिया जाति का वाद्यंत्र। कालबेलिया जाति का वाद्य यंत्र। और दूसरी लाइन में लिखना सांप को मोहित करने की क्षमता। सांप को मोहित करने की क्षमता। सांप को मोहित करने की क्षमता। तीसरी लाइन में लिखना आप लोग स्टार लगा करके लिखो पुंगी का परिष्कृत रूप। पुंगी का परिष्कृत रूप जिसे मानसुरी ऑब्लिक टांकी ऑब्लिक अगोरा भी कहा जाता है। पुंगी का परिष्कृत रूप जिसे मानसुरी टांकी अगोरा भी कहा जाता है। ध्यान रखना, एक वाद्यंत्र मैंने आपको लिखवाया था, अगर आपने ध्यान दिया हो तो, मैं से मशक और मैं से ही मुरला। तो ये ध्यान रखना, मुरला क्या होता है, ये लाइन अच्छे से याद रखना। मुरला को कहते हैं मानसुरी, टांकी और अगोरा। और ये जरूर याद रखना, पुंगी को और डिजाइन करके क्या बना दिया गया? मुरला बना दिया गया। चलिए साहब, तो ये बीन और पुंगी के बारे में बात हो गई। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखो तारपी। तारपी छोटी छोटी बातें, इनके अंदर कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तारपी। तारपी इधर देखो, ये नजर आ रहा है आपको तारपी? ये ध्यान रखना, ये तारपी वाद्यंत्र होता है आपके। और ये तारपी में केवल इतनी सी बात अपने को याद रखनी है कि ये कौन सी जनजाति का वाद्यंत्र है। तो ये ध्यान रखना, ये आपके कथोड़ी जनजाति का वाद्यंत्र है और कोई बात इसमें याद नहीं रखनी है। कथोड़ी जनजाति का वाद्यंत्र।
और बस अगर ज्यादा से ज्यादा मैं इसमें बात करूं तो कथोड़ी जनजाति का वाद्य यंत्र, पहले तो ये याद रखना, समझ में आ गई बात। और दूसरी बात ये ध्यान रखना, गुजरात का एक वाद्य यंत्र है और गुजरात के वाद्य यंत्र जिसका नाम है पावरी। बोलो क्या नाम हो जाएगा? गुजरात का एक वाद्य यंत्र है पावरी, और उस पावरी के समान इसको माना जाता है। जो गुजरात में एक वाद्य यंत्र बजाते हैं पावरी, और उस पावरी के समान इसको माना जाता है। समझ में आ गई बात यहां पर? मतलब कि पावरी भी आपके लगभग इसी प्रकार की होती है। अब सुन लो इधर, पावरी के बारे में एक चीज निकल कर के आती है। ये जो पावरी है इसकी आकृति किसके समान होती है भैया? अंग्रेजी के सी अक्षर के समान। बोलो किसके समान है? तो अंग्रेजी के सी अक्षर के समान आपके आकृति होती है। बताइए किसकी? पावरी की आकृति अंग्रेजी के सी अक्षर के समान होती है। आई बात समझ में? मतलब कि कहीं ना कहीं तारपी की भी आकृति कैसी आ रही है? अंग्रेजी के सी अक्षर के समान आ रही है। आई बात समझ में? तो अगर पावरी ऑप्शन में दे तब तो सी में क्या बताना? पावरी। पावरी नहीं दे तो फिर क्या बताना? तारपी। क्यों? क्योंकि पावरी और तारपी लगभग और लगभग एक जैसे ही वाद्य यंत्र हैं। समझ में आ गई बात? बस इतना सा याद रखना। कौन सी जनजाति बजाती है भैया? कथोड़ी जनजाति। चलो तो एक बार ये नोट करो, कथोड़ी जनजाति का वाद्य यंत्र नीचे लिखना, गुजरात के वाद्य यंत्र पावरी के समान। गुजरात के वाद्य यंत्र पावरी के समान। गुजरात के वाद्य यंत्र पावरी के समान। नेक्स्ट लाइन में लिखो, पावरी के नीचे एरो बना के लिखना, अंग्रेजी के सी अक्षर के समान आकृति। अंग्रेजी के सी अक्षर के समान आकृति। अंग्रेजी के सी अक्षर के समान आकृति। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा तुरही। ये जो आप इधर चित्र देख पा रहे हैं ये कौन सा वाद्य यंत्र है भैया आपके? तो ये तुरही। कैसा वाद्य यंत्र हो जाएगा? कहीं ना कहीं ये वाद्य यंत्र है एकदम रणबेरी की तरह ही। किसकी तरह है? बस तो अपने को कई दिमाग लगाना, प्राचीन काल में कब बजाया जाता था? युद्ध के समय। बस इतना सा तो याद रख ही सकते हैं। तो लिखो तुरही में, पीतल से निर्मित। पीतल से निर्मित। और नीचे लिख दो प्राचीन काल में, प्राचीन काल में युद्ध के समय, युद्ध के समय बजाया जाता था। प्राचीन काल में युद्ध के समय बजाया जाता था। कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता था भैया? तुरही। आई बात समझ में? एक चीज और लिखना, राजमहलों के प्रवेश द्वार, तुरही में ही लिखना, राजमहलों के प्रवेश द्वार पर भी, राजमहलों के प्रवेश द्वार पर भी बजाया जाता था। लेकिन इनमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर एक ही चीज याद रखनी है तो वो युद्ध वाली याद रखना भैया, कि युद्ध भूमि में बजाया जाता था आपके। तो ये आपके कौन सा वाद्य यंत्र हो गया भैया? तुरही। मैन आप तो केवल इतना सा याद रखना, युद्ध, बस और कुछ नहीं। इससे पहले भी कोई युद्ध में आया क्या? बिल्कुल भूंगल। चलिए साहब और आगे देखते हैं, कर्णा। कौन सा वाद्य यंत्र आ जाएगा आपके? कर्णा वाद्य यंत्र आ जाएगा। ये जो आप यहां पर देख रहे हैं ये क्या है भैया? कर्णा। सबसे पहली बात, ये कर्णा की विशेषता पता है क्या है? हम सबसे छोटा वाद्य यंत्र पढ़ चुके हैं, तो ये हो जाएगा सबसे बड़ा, मत बोलना, सबसे लंबा वाद्य यंत्र। सबसे बड़ा नहीं है भैया। अगर सबसे लंबा वाद्य यंत्र कोई माना जाता है तो वो कौन सा माना जाता है आपके? कर्णा माना जाता है। बोलो कौन सा माना जाएगा? कर्णा आपके सबसे लंबा वाद्य यंत्र माना जाएगा। और यूं कहते हैं कि ये भी आपके किसका बना हुआ होता था? तो ये भी आपके पीतल से निर्मित होता था। और इधर देखो इसकी खास बात, ये कहां बजता था? तो ये बजाया जाता था आपके राज दरबारों में। बोलो कहां बजाते थे?
राज दरबारों में ये बजाया जाता था, तो ध्यान रखना राज दरबारों में बजाया जाता था आपके कौन सा वाद्य यंत्र, तो करना आपके राज दरबारों में बजाया जाता था। और अगर आप इसकी वर्तमान में बात करेंगे तो ये ध्यान रखना वर्तमान में आपके पाली में मंदिरों में बजाया जाता है, वर्तमान में पाली में मंदिरों में बजाया जाता है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रख लेना, वर्तमान में पाली में मंदिरों में बजाया जाता है, ठीक है ना। आप लोग कभी देखते होंगे साउथ के मंदिरों में भी बजता ही है, कभी आपने साउथ की मूवी देखी हो और मंदिरों के अंदर वो बैठे रहते हैं जो, और आपके पुजारी वो एक लंबा सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, ध्यान रखना वो आपके यही वाद्य यंत्र होता है, कौन सा, करना। तो अभी तो मंदिरों में बज रहा है, पहले राज दरबारों में बजाया जाता था भैया, ठीक है ना। तो इसकी सबसे मेन बात एक तो ये याद रखना, सबसे लंबा वाद्य यंत्र और राज दरबारों में बजाया जाता था। और शंख तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, जानते हैं ना आप लोग शंख क्या होता है, बताओ देखिए शंख क्या होता है। पहली बात तो ये, शंख एक समुद्री जीव होता है क्या, नहीं, समुद्री जीव का खोल, समुद्री जीव का खोल मतलब कि कवच, समुद्री झील का खोल मतलब कि कवच होता है। पहली बात तो यही ध्यान रखना, समुद्री जीव का खोल या कवच होता है। जैसे सीप होता है ना, सीप भी तो कवच या खोल ही होता है, उसके अंदर कौन रहता है, कोई समुद्री जीव रहता है। वैसे ही इस शंख में भी कौन रहता है, आपके समुद्री जीव रहता है। तो शंख आपके एक समुद्री जीव का कवच होता है एक तरीके से, इसके अंदर कौन मिले, समुद्री जीव मिलेगा। अब ओरिजिनल शंख तो मिलते हैं आजकल कम, आजकल मशीनों द्वारा बनाए गए शंख ज्यादा मिलते हैं भैया, ये ध्यान रख लेना। तो ये आप जो यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये शंख है। और ये जो शंख है आपको पता है कि शंख कहाँ बजाया जाता था, युद्ध भूमि में। बोलो कहाँ बजाते थे, आप महाभारत का युद्ध उठा के देख लो, ध्यान रखना युद्ध भूमि में बजाया जाता था। सबसे पहली बात तो यही याद रखना, युद्ध भूमि में बजाया जाता था। आज कहां बजाते हैं, अरे आज कहां बजाते हैं, प्रत्येक मंदिर में आपको शंख मिलेगा, बताओ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये ध्यान रखना, वर्तमान में इवन घरों में भी पूजा करने के लिए क्या रखते हैं भैया, शंख रखते हैं ना, वो पानी भर के जब पूजा करते हैं तो वो आप लोग देखते होंगे। तो वर्तमान में मंदिरों में बजाया जाता है। लेकिन इधर सुनो काम की बात, वर्तमान में मंदिरों में बजाया जाता है, अब काम की बात सुनना। इधर अपने को ये बताने हैं कि ये शंख है और इस शंख का संबंध किससे है। एक शंख का नाम लिखूंगा और आपको ये बताना है कि संबंधित शंख का संबंध किससे है। जैसे एक शंख मेरे पास आता है पांचजन्य, सुना होगा आप लोगों ने कभी, ठीक है ना, पांचजन्य सुना है क्या। ये पांचजन्य नाम का शंख किसके पास था, ये भैया भगवान श्री कृष्ण के पास में था। ऐसे ही ध्यान रखना, अनंत विजय, ये अनंत विजय शंख कौन रखता था, ये भैया आपके युधिष्ठिर जी के पास था। ऐसे ही ध्यान रखना, एक शंख आता है आपके देवदत्त, ये देवदत्त किसके पास में था, तो ये देवदत्त अर्जुन का था। बच गया भीम के शंख का नाम बता दो, भीम के शंख का नाम क्या है, पौंड, बोलो क्या नाम हो जाएगा। तो ये आपके किसका शंख हो जाएगा, ये आपके भीम के शंख का नाम हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। श्री कृष्ण के शंख का नाम क्या है, पांचजन्य, युधिष्ठिर के शंख का नाम अनंत विजय, अर्जुन के का नाम देवदत्त और भीम का पौंड। चार हैं, चारों मिलान भी करवा सकता है, ये भी याद रख लेना आप लोग। तो ये शंख की बात हो जाती है भैया, नोट कर दीजिए। ध्यान रखना, वाद्यंत्रों में अशुद्ध और शुद्ध भी निकलवा सकता है, ये ध्यान रख लेना आप लोग। वो लिख कर दे देगा, सत्य सत्य की पहचान कीजिए, शंख से संबंधित गलत कथन छाटिए। नंबर 1, यह समुद्री जीव का खोल होता है, सही बात गलत बात, प्राचीन काल में युद्ध भूमि में बजाया जाता था। तीसरा लिख कर दे देगा भैया, वर्तमान में मंदिरों में बजाया जाता है। और चौथा लिख करके दे देगा कि भैया अर्जुन के शंख का नाम पांचजन्य था, गलत।
पांचजन्य किसका था? श्री कृष्ण का था। चलिए खत्म करते हैं सुशिर वाद्य यंत्र को। ये शंख तो मैंने पढ़ा ही दिया, तो इसको तो हटा ही देता हूं भैया, दोबारा आ गया। चलिए साहब, अगला क्या आएगा? सिंगा। सिंगा नाम क्यों है पता है? अरे क्यों है बताओ? क्योंकि पहली बात, इसकी जो आकृति है ना वो आपके कैसी है भैया? एकदम बल दिया हुआ सिंह, मतलब कि बलदार, बलदार सिंह के समान इसकी क्या है भैया? बलदार सिंह के समान इसकी क्या है? आकृति है। सबसे पहले तो यही ध्यान रखना कि बलदार सिंह के समान इसकी क्या हो जाएगी? आकृति। अभी इधर देखो, एक चीज ध्यान से समझ लेना। एक बात तो ये, दूसरी बात कौन बजाता है इसको? तो ये ध्यान रखना, साधुओं का वाद्य यंत्र है। किसका वाद्य यंत्र है ये? साधुओं का वाद्य यंत्र है, ये भी याद रख लेना। तीसरी बात, ये भी आपके कहां बजाया जाता था? युद्ध भूमि में। सुन लो भैया अच्छे से, युद्ध भूमि में बजाए जाने के कारण, युद्ध भूमि में बजाए जाने के कारण, युद्ध भूमि में बजाए जाने के कारण इसको क्या कहा गया पता है? युद्ध भूमि में बजाए जाने के कारण रण, और क्या बन गया? सिंगा। बोलो क्या बन जाएगा? रण सिंगा कहलाया। आई बात समझ में? तो सिंगा तो कहते ही हैं, सिंगा के अलावा रण सिंगा भी कहते हैं। समझ गए क्या बात को? तो ये चीज याद रखना। और रण सिंगा क्यों कहते हैं? क्योंकि युद्ध भूमि में रण में बजाया गया। रण यानी युद्ध। फटाफट से नोट कर दीजिए। ये लो साहब, सुशिर वाद्य यंत्र कंप्लीट। लास्ट में एक नोट लगा करके लिखना है। यहां पर एक नोट लगा के लिखो, कठपुतली नृत्य दिखाते समय। लास्ट में एक नोट लगा करके लिखो, कठपुतली नृत्य दिखाते समय बजाया जाने वाला सुशिर वाद्य यंत्र। कठपुतली नृत्य दिखाते समय बजाया जाने वाला सुशिर वाद्य यंत्र। और डैश लगा के लिख देना बोली। बोली। कठपुतली नृत्य दिखाते समय बजाए जाने वाला सुशिर वाद्य यंत्र क्या कहलाएगा आपके? बोली। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद में अपने पास में कैटेगरी आ जाती है कौन सी? अवनद्ध वाद्य यंत्र। हेडिंग लगा दीजिए, कैटेगरी नंबर 3। और कैटेगरी नंबर 3 हो जाएगा अपने अवनद्ध वाद्य यंत्र। सामने जितने भी आप चित्र देख रहे हैं ये सब किसके हैं भैया? अवनद्ध वाद्य यंत्र के चित्र हैं। जितने भी आप देख रहे हैं इसमें 2 आधुनिक वाद्य यंत्र भी बीच में डले हुए हैं जिनका राजस्थान से कोई लेना देना नहीं है। ये अपने राजस्थान का नहीं है भैया, और ये भी अपने राजस्थान का नहीं है। ये पूरा जितना भी देख रहे हैं ये सब अवनद्ध वाद्य यंत्र हैं। इधर देखो अवनद्ध वाद्य यंत्र, इधर जानवर की खाल है क्या? इसके इधर भी जानवर की खाल है क्या? हाथ से बजेगा क्या? बताओ, दोनों तरफ जानवर की खाल है क्या? ये जो यहाँ पर बंधा हुआ है इसकी चोट लगेगी क्या? इधर भी जानवर की खाल है क्या? डंडे से बजेगा ना, ये भी जानवर की खाल है। इसके ये ड्रम जो है, इन ड्रम में भी जानवर की खाल है। ऐसे ही देखो ये भी जानवर की खाल है। ये हाथ से बज रहा है, ये भी जानवर की खाल है। हाथ से बज रहा है, ये देखो जानवर की खाल है। डंडे से बज रहा है, जानवर की खाल है।
दोनों तरफ जानवर की खाल है, यहां भी, इस पे भी और इस पे भी। मतलब आप समझ गए होंगे कि जानवर की खाल से बना हुआ होता है, मतलब चमड़े से निर्मित होता है। और दूसरी बात, या तो हाथ से बजेगा या किससे बजेगा, डंडे की चोट से बजेगा। वो वाद्य यंत्र आपके क्या कहलाएगा भैया, ध्यान रख लेना। आई बात समझ में? चलो जैसे मैं आपसे पूछ ही लूं कि ये क्या है, ढोलक, ये क्या है, डमरू, ये क्या है, नौबत, बोलो क्या हो जाएगा, नौबत या बम, नौबत या फिर बम, ये छोड़ दो दोनों। ये क्या है, चंग, ये क्या है भैया, चंग, ये क्या है, तबला, ये क्या है, नगाड़ा, ये क्या है, खंजरी, ये क्या है, मृदंग, ये याद रखने पड़ेंगे, कथक में बताया था मृदंग। ये क्या है, तासा, अभी सब बताऊंगा। ये क्या है, हाँ, डेरू, डमरू का बड़ा रूप क्या होता है, डेरू। और ये क्या है, ढोल, ये क्या हो जाएगा, ढोल। चलिए तो अपन पहले तो ये देख लेते हैं कि कौन कौन से वाद्य यंत्र अपने और किस में आते हैं, अवनद वाद्य यंत्र की श्रेणी में आते हैं। आई बात समझ में? तो इधर देखिएगा आप लोग ध्यान से। अवनद वाद्य यंत्र याद करने के लिए कोई एक ट्रिक बना लेते हैं। सबसे पहला काम तो यही होना चाहिए। तो थोड़े सा आप लोग इधर ध्यान रख लेना कि भैया एक मामा था, और मामा भी कैसा, डॉन, मामा भी कैसा, डॉन, जो सबको बनने का शौक रहता है ना। किस किस को डॉन बनने का शौक है, हाथ खड़े करो। हाँ, कौन बनेगा डॉन है, कोई नहीं, अच्छा चलिए साहब, तो ध्यान रखना आप लोग। तो भैया एक डॉन मामा था, अब वो चला गया डीग में। अब डीग में भैया अच्छे की डॉनगिरी उतर जाए, अरे साहब सही कह रहे हो कि ना कह रहे हो, ध्यान रखना। तो डीग में अच्छे की डॉनगिरी उतर जाए भैया, और वो मामा चला गया और वहां जाके ताश खेल रहा है। अब ध्यान रखना, डीग वाले होशियार बहुत होते हैं। उस मामा को ताश में फंसा लिया साहब, और वो मामा जी थे कम पड़े हुए, ज्यादा पड़े हुए नहीं थे, कम पड़े हुए थे। कोई 501 रुपए हार गए ताश में, ठीक है ना, और उनसे बावड़ा बना करके 1500 ले लिए, और 1500 थे नहीं अगले के पास में, तो एक कमरे में बंद कर दिया और बाहर से क्या लगा दी, कुंडी लगा दी साहब। ये पूरा दृश्य भांजे ने देख लिया, और भांजे ने जाकर के अपने पापा को बताया। अब वो पूरी एक कहानी है जो आपको याद रखनी है। और भांजे ने जाकर के पापा को क्या कहा, डैड, बाप को डैड ही बोलते हैं आजकल, ध्यान रखना, डैड डीग में, कहां पर, डैग डीग में, ये डी वो वाला कर लेना आप, ध्यान रख लेना, डैड डीग में, बोलो कहां पर, डैड डीग में डॉन मामा को, कैसा मामा है, डॉन मामा, ध्यान रखना, डैड डीग में डॉन मामा को ताश में घेरा। मतलब कि मामा क्या खेल रहे थे, ताश खेल रहे थे, तो ताश में घेरा। पहले तो आप यही याद रख लेना कि डैड डीग में डॉन मामा को ताश में घेरा। बोले फिर क्या किया, बोले साहब कम पढ़ा देख, कम पढ़ा देख, ये याद रखना पड़ेगा भैया, ऐसे मरे ही याद नहीं होते ये। कम पढ़ा देख, बोले कितने आदमी थे, बोले 2 आदमी थे। कम पढ़ा देख दोनों ने, और साहब कमरे में बंद करके और कुंडी चढ़ा दी। तो दोनों ने कुंडी चढ़ा दी। तो ये ध्यान रख लेना, किवाड़ में होती है ना कुंडी, बोलते हैं कि अपने गांव में, तो ये ध्यान रख लेना, कुंडी चढ़ा दी साहब। तो ये अपने को याद होना चाहिए। क्या कह रहा है बताओ ये यहाँ पर, कि डैड डीग में डॉन मामा को ताश में घेरा। पहली लाइन याद रखना, बोलो क्या किया, डैड डीग में डॉन मामा को ताश में घेरा। बोले बेटा क्या किया, बोले कम पढ़ा देख दोनों ने कुंडी चढ़ा दी। वापस बोलो क्या, डैड डीग में डॉन मामा को ताश में घेरा। बोले बेटा फिर क्या किया, कम पढ़ा देख दोनों ने कुंडी चढ़ा दी। अब देखो डे से क्या बनेगा, डेरू, बोलो क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा आपके डेरू। वापस बोलो क्या बन जाएगा, डे से क्या बनेगा, डमरू, बोलो क्या बन जाएगा, डमरू बना सकते हो, या फिर ढप, थोड़ा सा ध्यान रख लेना, क्या बना सकते हो, ढप। डी से डीब को, बोलो डे से क्या बनेगा, डीब को, थोड़ा डिफरेंट नाम है तो थोड़ा याद रख लेना। गे से गड़गड़ाती, बोलो गे से क्या बनेगा, गड़गड़ाती बन जाएगा, ध्यान रख लेना। गे से क्या बनेगा, अरे वो साउंड ही ऐसा आता है, ध्यान रखना, जब फिंगर चलाते हैं ना तो आवाज ही आती है गड़गड़ गड़गड़ की, तो ये ध्यान रखना, नाम भी क्या पड़ गया, गड़गड़ाती। फिर मे को क्या कर देना, साइलेंट। अरे ढो से तो तुम ही बता दो, अगर मैं ढोल लिख दूं तो चलेगा क्या, और ढोलक लिख दूं तो भी चलेगा। और न से क्या बजेगा, न से नगाड़ा, अरे न से क्या बजेगा बताओ, चलो देखे, मां से बताओ, नृत्य में पढ़ाया था,
मांदल, बोलो क्या हो जाएगा। और एक में बाबूजी के बसता है माठ, बोलो क्या बजेगा, माठ या माटा, माठ या फिर क्या बोलेंगे माटा। को क्या कर देना, ताश से बनेगा तासा, बोलो ताश से क्या बनेगा तासा। मे को क्या कर देना, घेरा से घेरा, बोलो घेरा से क्या बनेगा घेरा। तो पहली लाइन बोलो क्या है, डैड डीग में डॉन मामा को ताश में घेरा। वापस बोलो पहली लाइन, डैड डीग में डॉन मामा को ताश में घेरा। बताओ डे से, अच्छा डे से, या फिर डी से गे से, डो से ढोल या फिर ढोलक, ने से माँ से ताश से और घेरा से। क्या कमर पर बांधे जाने के कारण क्या कहेंगे, कमर ही बोलेंगे, ध्यान रख लेना। वाद्यंत्र का नाम ही क्या है, कमर। मैं से बता दो रे, मृदंग, बोलो मैं से क्या हो जाएगा मृदंग। और पै से पखावज, हालांकि मैं आपको बता दूं मृदंग और पखावज एक ही है, अलग नहीं है। ये तो केवल नाम याद कराने के लिए मैंने लिखा है, नहीं तो दोनों सेम है। डा से बनेगा डाक, बोलो क्या बन जाएगा डाक बनेगा, ध्यान रखना। और दे से दे मामा, दे से दे मामा, यही तो है दे मामा, जिसको क्या बोलते हैं टामक, जिसको क्या बोलते हैं बम, बताया था आपको दे मामा टामक या बम। और खे से खंजरी, खे से क्या बन जाएगा खे से खंजरी। धो से धोसा, बोलो धो से क्या बनेगा, तो धो से बनेगा भैया धोसा। और नौ से नौबत, बोलो नौ से क्या बनेगा नौबत। आई बात समझ में, वापस बोलो नौ से क्या बन जाएगा नौबत। ने को क्या कर देना साइलेंट। कुंडी से कुंडी, बोलो कुंडी से क्या बनेगा कुंडी, याद रख लेना। और लो साहब चे से चंग, बोलो चे से क्या बनेगा चंग। वापस बोलो क्या बन जाएगा चंग बन जाएगा, ध्यान रख लेना। और ड को चाहे आप साइलेंट कर दो चाहे दोबारा लिख दो मेरी तरफ से डाक, एक याद करने के लिए। और दी को क्या कर देना साइलेंट। ये जितने भी मैंने नाम लिखे हैं ये कौन सी कैटेगरी के वाद्य यंत्र हैं, अवनद। चलो बताओ देखे फटाफट से, ट्रिक बोलो क्या है। डैड डीग में डॉन मामा को ताश में घेरा, फिर क्या किया कम पढ़ा दे, दोनों ने कुंडी चढ़ा दी। बोलो डे से डेरू, ढे से डमरू और ढप, डी से डीप को, गे से गड़गड़ा, डो से नाम पता लग रहा है डोल ढोलक, ने से नगाड़ा, माँ से ताश से, घेरा से, कैसे कमर, बैसे अच्छा पैसे, धा से, द से, खे से खंजरी, धो से, नो से कुंडी से, चे से और डा से। ये याद होने चाहिए भैया, सारे के सारे नाम फटाफट से कॉपी करो।
लिख लिए क्या? आगे बढ़े, चलिए साहब अब इधर देखिएगा, सबसे पहले कौन सा वाद्य यंत्र आ जाएगा? ढोल। देखो वैसे तो इनके प्रश्न केवल और केवल इतना ही पूछता है कि भाई आपके ये ढोल वाद्य यंत्र कौन सी कैटेगरी, हाँ जी, या तो आपने ज्यादा से ज्यादा इतना ही पूछेगा कि जैसे ढोल वाद्य यंत्र कौन सी कैटेगरी का है, या ज्यादा से ज्यादा अपने से कलाकार। ज्यादा प्रश्न सबसे ज्यादा किस में से आते हैं? तत् और सुशिर में से, ध्यान रख लेना। फिर भी अपन इनके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग यहाँ पर। तो सबसे पहले देखो आपके एक वाद्य यंत्र आता है जिसका नाम क्या है? ढोल। अब देखो ढोल, ढोल से थोड़ी छोटी हो गई तो क्या हो गई? ढोलक। ढोलक जैसी क्या, ढोलक जैसा ही क्या होता है? मृदंग। और इसी की तरह की होती है क्या? मांदल। चारों आपके सेम कैटेगरी के वाद्य यंत्र हैं, ये आप लोग याद रख लेना। अब इधर देखो आप लोग, सबसे पहली बात ढोल के बारे में बात करते हैं। तो ढोल की खास बात क्या है वो सुनना। सबसे पहली बात तो आपके क्या होता है कि ये जो ढोल है यह मांगलिक वाद्य यंत्र माना जाता है। कैसा वाद्य यंत्र मानते हैं भैया? इसको सबसे पहली बात तो मांगलिक वाद्य यंत्र माना जाता है। अगर ये मांगलिक वाद्य यंत्र है तो ये ध्यान रखना वैवाहिक एवं मांगलिक अवसरों पर विशेषकर बजाया जाएगा। होती क्या है भैया वो भी सुनना। भाई सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये ढोल है, प्रारंभ में ये जो ढोल है, इस ढोल का जो निर्माण होता था वो आपके कैसे होता था? तो प्रारंभ में इसका निर्माण लकड़ी से होता था। बोलो कैसे होता था भैया? ध्यान रखना, प्रारंभ में इसका निर्माण लकड़ी से होता था। और अगर अपन बात करें वर्तमान में, ठीक है ना, तो अगर ध्यान रख लेना वर्तमान में, या मैं यूं कहूं कि अकबर के काल से, बोलो किसके काल में? ये ध्यान रखना अकबर के काल में, ये ध्यान रखना लोहे, किसका? लोहे से निर्माण इसका प्रारंभ हुआ। नहीं तो भैया पहले किसका बना होता था? ये पहले लकड़ी, आज भी होता है होने को तो, लेकिन ध्यान रखना अकबर के काल में ये किससे बनने लगा था? लोहे से निर्माण प्रारंभ हुआ। तो ये जो लोहे से निर्माण प्रारंभ हुआ था ये किसके काल में हुआ था? तो ये आपके अकबर के काल में हुआ था। समझ में आ गई बात? यहां पर ध्यान रखना इसके अंदर होता क्या है भैया? इसके अंदर अब या तो लकड़ी या लोहे, ध्यान रखना लकड़ी या लोहे के गोल घेरा होता है, बिल्कुल जैसा आप उसमें देख रहे हैं। ये ध्यान रखना एकदम गोल घेरा होता है, और उस लकड़ी के गोल घेरे पर, ये ध्यान रखना मतलब लकड़ी या लोहे के गोल घेरे पर या गोल घेरे के दोनों तरफ किसकी खाल चढ़ा देते हैं? बकरे की। तो ये ध्यान रखना इसके दोनों तरफ आपके बकरे की खाल चढ़ाई जाती है, और ये फिर क्या बन जाती है भैया? ये आपके ढोल बन जाता है। बकरे की खाल चढ़ाई जाती है, चढ़ाई जाती है, ये याद रख लेना आप लोग। कभी कभार फॉर्मेशन पूछता है तब ये काम आएगी भैया, तो ये ध्यान रखना भाई। ये जैसे आपके लकड़ी का नजर आ रहा है, इसके एक तरफ इधर भी बकरे की खाल है और एक तरफ इधर भी क्या हो जाएगी? बकरे की खाल है। तथा, और इसको बजाते समय किसका प्रयोग करेंगे? तथा डंडे से बजाया जाता है। किससे बजाते हैं भैया? डंडे से बजाया जाता है। और आजकल ये तो तुम खैर बहुत अच्छे से जानते हो कि ढोल वाद्य यंत्र, देख लेना आप लोग बैंड बाजे वाले को साइड में करके तुम ढोल को ज्यादा प्रायोरिटी पर रखते हो। ढोल वाले से ज्यादा बजवाते हैं ना अपने शादी ब्याह में। कोई रिटायरमेंट हो गया तो ढोल, कोई ध्यान रखना कोई फंक्शन हो तो ढोल, तो ढोल आजकल ज्यादा बजाया जाता है। तो ये चीज भी आप लोग याद रखना। दूसरी बात, अगर मैं कहूं कि भील जनजाति, आप लोगों ने देखा होगा कि भील जनजाति कौन से नृत्य में? तो भील जनजाति गैर नृत्य में। अरे कौन से नृत्य में? तो भील जनजाति तो कौन से नृत्य में? गैर नृत्य में। ऐसे ही ध्यान रखना जालोर में कौन से नृत्य में? अरे जालोर में कौन से नृत्य में? अरे जालोर में तो नृत्य का नाम ही क्या है? ढोल। तो जालोर में आपके ढोल नृत्य में। आई बात समझ में? और एक और ध्यान रख लेना, शेखावाटी में कच्ची घोड़ी। बोलो शेखावाटी में कौन सा? तो शेखावाटी में कच्ची घोड़ी। तो ये अच्छे से याद रखना। तो शेखावाटी में कौन से नृत्य में? कच्ची घोड़ी नृत्य में। बताइए क्या बजाई जाती है? तो आपके ढोल बजाया जाता है। इन तीनों के अंदर ही आपके ढोल बजता है। आई बात समझ में? ये ध्यान रखना। और एक विशेष बात और बता देता हूं कि अगर हम यहां पर बात करें कि राजस्थान में ढोल बजाने की, राजस्थान में ढोल बजाने की
12 विधाएं हैं। विधाएं मतलब कि 12 तरीके से यहाँ पर ढोल बजता है। तो राजस्थान में ढोल बजाने की कितनी विधाएं हैं? 12 विधाएं हैं। ये भी आप लोग याद रख लेना। तो ये किसके बारे में बात होती है? अपने ये ढोल के बारे में बात होती है। समझ में आ गई बात? यहाँ पर पहली बात तो मांगलिक वाद्य यंत्र है। प्रारंभ में इसका निर्माण किससे होता था? बताइए, ढोल का निर्माण लोहे से प्रारंभ होना किसके काल में? अकबर के काल में। भील जनजाति गैर नृत्य में क्या बजाती है? ढोल। जालोर में कौन से नृत्य में? और शेखावाटी के कौन से नृत्य में? राजस्थान में ढोल बजाने के कितने तरीके हैं? चलो साहब, और ढोल की तरह ही आपके क्या होती है भैया? ढोलक होती है। बोलो क्या हो जाएगी? ढोलक होती है। तो सबसे पहले तो आप यही याद रख लेना कि ढोलक का निर्माण लकड़ी से होगा। कन्फर्म किससे होगा भैया? लकड़ी से ही होगा। इसमें कोई लोहे का प्रयोग नहीं होता है। और लकड़ी भी किसकी होनी चाहिए? आप शीशम की ले आओ, चाहे किसकी ले आओ, सागवान की ले आओ, चाहे किसकी ले आओ, आप नीम की ले आओ, और भी ला सकते हो तो आम। बोलो क्या? आम। ये ध्यान रखना, शीशम, सागवान, नीम, आम आदि की लकड़ी से निर्मित होता है। ये ध्यान रखना, कभी भी लोहे की ढोलक नहीं होती है। आई बात समझ में? तो ये ध्यान रखना, हमेशा आपको ढोलक मिलेगी किसकी? लकड़ी की मिलेगी। तो ये लकड़ी से ही निर्मित होता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, ढोलक होती क्या है गुरुजी? अरे ये साफ ही नजर आ रहा है भाई। लकड़ी का क्या लो भैया? गोल घेरा। ध्यान रखना, लकड़ी के गोल घेरा जो होता है वो लकड़ी का गोल घेरा लेना है। और लकड़ी के गोल घेरे को क्या करके, घेरे को खोखला करना पड़ेगा। पहले को अंदर से क्या करना पड़ेगा? तो ये ध्यान रखना, अंदर से खोखला करके, वही ढोल की तरह है। तो ये ध्यान रखना, अंदर से खोखला करके और दोनों तरफ क्या करनी पड़ेगी? बकरे की खाल चढ़ानी पड़ेगी। तो ये याद रख लेना, दोनों तरफ आपके क्या कर दी जाती है? आप देख लो, चाहे इधर भी बकरे की खाल, उधर भी। अंदर से बिल्कुल खोखला होता है ये। अंदर से क्या होती है? बिल्कुल खोखली होती है। ध्यान रखना। तो दोनों तरफ बकरे की खाल चढ़ाई जाती है। दोनों तरफ बकरे की खाल चढ़ाई जाती है। और ये किससे बजती है भैया? हाथ से। ध्यान रख लेना, चढ़ाई जाती है तथा हाथ से बजाया जाता है। जबकि ढोल किससे बजाया जाता है बताओ? तो वो डंडे की चोट से बजता है और ये हाथ की चोट से बजेगा। आई बात समझ में? ये दोनों में फर्क है, अच्छे से याद रखना। तो ये आपके हाथ से बजाया जाता है। अब अगर मैं कहूं तो ये ध्यान रखना, सबसे बड़ी ढोलक कौन बजाता है? बवाई जाति द्वारा सबसे बड़ी ढोलक प्रयोग में लाई जाती है। बवाई जाति द्वारा सबसे बड़ी ढोलक, सबसे बड़ी ढोलक अगर कोई बजाता है तो कौन बजाता है? तो बवाई जाति द्वारा सबसे बड़ी ढोलक बजाई जाती है। ये ध्यान रखना, हमारे राजस्थान में सबसे बड़ी ढोलक बवाई जाति बजाती है। लेकिन मैं उसको मृदंग कहता हूं। ये पता नहीं क्यों मानते हैं, मैं तो उसको मृदंग कहता हूं। और अगर अपन कहें कि ढोलक के साथ में क्या बजता है भैया, तो ये फिक्स है कि ढोलक के साथ हमेशा क्या बजेगा? मंजीरा। बोलो क्या बजेगा? इसके साथ मंजीरा। और मंजीरा कैसा वाद्य यंत्र है? घन, क्योंकि धातु का बना हुआ है ना। अभी आगे बताऊंगा। इसके साथ मंजीरा बजता है, याद रख लेना। समझ में आ गई बात? और इधर देखो एक बात, हमारे प्रसिद्ध ढोलक, कहाँ की ढोलक प्रसिद्ध है? राजस्थान में तो कहीं की भी नहीं है। फिर कहाँ की है भैया? अलीगढ़ चले जाओ। अलीगढ़, अलीगढ़ कहाँ पड़ता है? यूपी। या तो अलीगढ़ यूपी जाओ या फिर नीमच एमपी। इन दोनों जगह की ढोलक सबसे फेमस है। समझ गए बात को? जैसे आप देख रहे होंगे, ये ध्यान रख लेना, आपके ये आ जाएगा स्पेशल गोट स्किन, मतलब वही बकरे की खाल यहाँ पर चढ़ाई जाएगी। फिर इसके अंदर क्या होता है देखो, स्टील रिंग्स, ये एक स्टील की रिंग डाली जाती है जिसमें थोड़ा खिंचाव रहे भैया। स्पेशल मैंगो फ्रेम, मतलब आम की लकड़ी से बना हुआ होता है, ये ध्यान रख लेना। और फिर आपके आ जाएगा भैया ब्यूटीफुल बेल डिजाइन, मतलब कि ये जो आप देख रहे हैं ये सब क्या है भैया? एक तरीके से रस्सी है। इन रस्सी में ये क्या लगी हुई होती है, जिनको अपन बोलते हैं ना चाबी टाइप, इन्हीं से इनको क्या किया जाता है? कसा जाता है। छल्ले डले हुए होते हैं ये। इससे ढोलक को क्या किया जाएगा भाई? आपने क्या किया? आपने इधर रस्सी बांधी और आपने इधर भी रस्सी बांधी। वैसे बेसिकली ढोलक बनाने का जो रूल क्या है प्रॉपर, इधर तो लगेगी रस्सी, इधर लगेंगे लोहे के पेच। अब इस रस्सी को अपन क्या करेंगे? लोहे के पेच में फंसाएंगे। फिर ध्यान रखना, अब रस्सी को खींचने के लिए ये जो अपने हैं इनसे खींचेंगे तो बताओ इधर तनाव आएगा कि नहीं आएगा? इधर तनाव आएगा कि नहीं आएगा? तो बस वही तो चाहिए,
ढोलक में तनाव पैदा होगा तभी ढोलक बज सकती है। आई बात समझ में? तो ये चीज आप लोग जरूर याद रख लेना। तो अलीगढ़ और नीमच के अंदर फेमस है ये इस प्रकार की ढोलक आपके बनती है। ये प्योर रस्सी से बनी होती है, ये पेच है भैया लोहे के। समझ गए बात को? इनके द्वारा इसको क्या किया जाता है भैया, कसा जाता है। आजकल लकड़ी ये डोरियों वाली तो लगभग क्या हो गई भैया, समाप्त हो गई। आजकल कौन सी ज्यादा चल रही है, पेच वाली, क्योंकि इनको कसने में थोड़ा सा सही रहता है, ये ध्यान रखना। चलिए साहब, तो ये ढोलक के बारे में बात हो जाती है। इसी की तरह क्या होता है मृदंग। देखो आप लोग दोनों में क्या अंतर है? बोले गुरुजी हमको तो ये ढोलक ही लग रही है। इधर ध्यान देना, इधर ढोलक और इसका आकार, ये वाला जो पार्ट है ना, ये इतना छोटा नहीं है जितना मृदंग में है। मृदंग में तो भैया ये भाग बहुत बड़ा होता है, ये भाग जाकर के बहुत ही छोटा हो जाता है। आप देखना वृंदावन जाना, अंग्रेजों का जो मंदिर है ना, वो लोग आपके यही बजाते हैं भैया मृदंग। अंग्रेजों का जो मंदिर है वहां पर अंग्रेज जो होते हैं वो जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं, वो ध्यान रखना, वो आपके क्या बजाते मिलेंगे, आपको मृदंग बजाते मिलेंगे। मतलब कि अगर मैं कहूं कि आप लोग जितने भी अवनद्ध वाद्य यंत्र पढ़ रहे हैं ना, ये ध्यान रखना, जितने भी अवनद्ध वाद्य यंत्र आप पढ़ेंगे, उन अवनद्ध वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ, सबसे पहली बात तो ये याद रखना, अवनद्ध वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र अगर कोई है तो बताओ वो कौन सा है, मृदंग है। और इसी मृदंग को एक नाम और दे दो, पखावज। बोलो क्या नाम दे सकते हो? तो इसी मृदंग को एक नाम और दे दो, क्या बोलो, पखावज। ये नाम याद रख लेना। अब इसका निर्माण किससे होता है भैया? आप या तो बीजा वृक्ष की लकड़ी लेकर के आओ, या सुपारी वृक्ष की लकड़ी लेकर के आओ, या ध्यान रख लेना आपके वट, ध्यान रख लेना, बीजा सुपारी वट वृक्ष की लकड़ी से निर्मित। सबसे पहली बात तो ये याद रख लेना, लकड़ी से निर्मित कौन सा वाद्य यंत्र हो जाएगा, मृदंग वाद्य यंत्र हो जाएगा। अब ये जो मृदंग है ये कहां बजाई जाती है? मंदिरों में। बोलो कहां बजाई जाएगी? मंदिरों में इसका वादन किया जाएगा, ध्यान रखना। वर्तमान में इसको मंदिरों में बहुत बजाते हैं। और अगर मैं बात करूं तो आपके मेवाड़ में, एक तो ध्यान रखना, मेवाड़ में रावल, मेवाड़ में एक तो कौन, रावल, और दूसरी जाति कौन, बवाई। बोलो कौन सी जाति आएगी? तो मेवाड़ में रावल एवं बवाई जाति बजाती है। क्या बजाती है बताओ? मृदंग बजाती है। और इसका जो सबसे बड़ा क्वेश्चन, या तो ये या फिर ये या फिर इसके प्रमुख कलाकार, ध्यान रख लेना, प्रमुख कलाकार की, इसके प्रमुख कलाकार कौन है भैया? तो इसके प्रमुख कलाकार हैं पंडित पुरुषोत्तम। 100% याद रख लेना। बताओ इसके प्रमुख कलाकार कौन है? बताइए, पंडित पुरुषोत्तम। इतना सा याद रखना। अवनद्ध वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? ढोलक तो बनती है शीशम, सागवान, नीम और आम, ज्यादातर आम की लकड़ी की होती है ढोलक। ये बनती है बीजा, सुपारी और वट। ध्यान रखना, भजनों में दोनों ही बजाए जाते हैं। मन भजनों में तो सारे ही भजन ही है। आजकल ढोल भी बजता है, आजकल मृदंग भी बजता है। समझ में आ गई बात? बस ये ध्यान रख लेना, मेवाड़ में रावल और बवाई जाति आपके मृदंग बजाती है, और प्रमुख कलाकार कौन है? पंडित पुरुषोत्तम। ऐसे ही सेम क्या है, लेकिन मांदल पता है किसका बना होता है? मिट्टी। ये याद रखना, मांदल किसका बना होता है? ये मिट्टी से बना हुआ होता है। ये चीज अपने को याद रखनी है। मतलब अगर मैं बात करूं तो मांदल सबसे पहली बात शिव एवं पार्वती, शिव एवं पार्वती का वाद्य यंत्र है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, शिव एवं पार्वती को समर्पित, शिव और पार्वती का तो नहीं कहूंगा, शिव एवं पार्वती को समर्पित वाद्य यंत्र है। बताइए कौन सा? मांदल। लेकिन खास बात पता है क्या है, कि ये जो मांदल है ये किसकी बनी हुई होती है? तो ये मांदल आपके मिट्टी से निर्मित होती है। किससे निर्मित होती है? और अब सुनो काम की बात, बताओ किसकी बनी हुई होती है? मिट्टी से निर्मित। ये जो आप फ्रेम यहां पर देख रहे हैं ना, ये आपको किसका मिलेगा? ये फ्रेम आपको मिट्टी का मिलेगा। और उसके ऊपर क्या कर देंगे? जानवर की खाल चढ़ा दी जाती है। ये याद रखना। लेकिन अब ये चीज जरूर याद रखना कि ये जो मांदल है ये आपके इसके लिए प्रसिद्ध मांदल, प्रसिद्ध मांदल कहां की है भैया? तो प्रसिद्ध मांदल आपको मिलेगी मोलेला। बोलो कहां की? और मोलेला पड़ता है आपके राजसमंद। ध्यान रखना, मोलेला कहां पड़ता है? अब सुनो इधर, मोलेला राजसमंद में पड़ता है। और ये मोलेला क्यों फेमस है भैया? तो ये मोलेला आपके टेराकोटा किसके लिए फेमस है? तो मोलेला हमारे टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। समझ में आ गई बात यहां पर?
और टेराकोटा क्या होती है गुरुजी? मिट्टी से निर्मित वस्तुएं। मिट्टी से निर्मित वस्तुएं क्या कहलाती हैं? टेराकोटा। बताओ ढोलक किसकी बना रहे हो रे? अरे ढोलक किसकी बना रहे हो? और जब ढोलक मिट्टी की बना रहे हो तो क्या हो जाएगी? टेराकोटा। और टेराकोटा कहाँ की फेमस है? इसीलिए आपके मांदल भी कहाँ की फेमस है? ध्यान रखना। समझ में आ गई बात? यहां पर ये चीज अपने को पता होनी चाहिए कि भैया टेराकोटा या मिट्टी की वस्तुएं कहाँ बनाई जाती हैं? मोलेला राजसमंद में। अब इधर देखो, भील जनजाति। कौन सी जनजाति? आपके एक भील जनजाति। भील जनजाति कौन से नृत्य में? तो भील जनजाति एक तो कौन सा नृत्य है? भील जनजाति गवरी नृत्य और युद्ध। गवरी नृत्य और गवरी के अलावा युद्ध नृत्य। और एक जनजाति और गरासिया। बोलो कौन सी जनजाति? गरासिया जनजाति। गरासिया जनजाति की महिलाएं मांदल नृत्य करती है। बोलो कौन सा नृत्य करती है? मांदल नृत्य। तो ये जरूर याद रख लेना कि गरासिया तो मांदल में और भील आपके गवरी और युद्ध में, इन तीनों में ही आपके क्या बजाई जाती है? तो ये ध्यान रखना, में मांदल बजाई जाती है। आई बात समझ में? तो ये जरूर याद रखना, मांदल बजाई जाती है। अब तुम यही पढ़ के जाओगे पेपर में, और पेपर में इतना खतरनाक क्वेश्चन पूछा गया था, ये ध्यान रख लेना। वह वाद्य यंत्र, या मैं सीधे लिख देता हूं, इसकी डोंटी में, डोंटी जानते हो डोंटी क्या होती है? डोंटी, ये री डोंटी, ये इधर दोनों तरफ लग रही है ना, ये डोंटी। इसकी डोंटी में तनाव के लिए, मतलब कि ये ध्यान रख लेना कि इनमें खिंचाव आना चाहिए, तो तनाव के लिए लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं। लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं, ये याद रख लेना। बोले गुरुजी ये बात समझ में नहीं आई, तो इधर देखो क्या बात है भैया। जैसे रस्सी है, इस रस्सी के बीच में आप क्या फंसा दोगे? ध्यान रखना, लकड़ी के टुकड़े। अब आप खुद ही बताओ, जब लकड़ी के बीच में रस्सी के टुकड़े फंसाओगे तो वो रस्सी खींचेगी कि नहीं खींचेगी? भाई पहले ही वो कसी हुई है, अब कसी हुई है, मान लो कि भाई कोई चीज, जैसे मान लो ये कसी हुई है, अब इसमें मैं पेन फंसाऊंगा तो ये दोनों तरफ खिंचाव आएगा कि नहीं आएगा? तो वैसे ही ध्यान रख लेना, इसकी डोटी में तनाव के लिए लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं। कौन से वाद्य यंत्र में? मांदल। आई बात समझ में? तो ये मांदल की बात हो जाती है। चलिए साहब, तो ये चारों सेम थे, इसलिए मैंने आपको एक साथ बता दिए, नोट कीजिए।
लिख लिए क्या? आगे बढ़े। इसके बाद में लिखो ढोलक। ढोलक सेम कॉपी कर दीजिए। है, लिख ले चुपचाप। लिख लिए। इसमें लास्ट में एक चीज लिख लेना, ढोलक का जादूगर रमजान खां। ढोलक का जादूगर इंपोर्टेंट भी लगा देना, ढोलक का जादूगर रमजान खां। ढोलक का जादूगर रमजान खां। हाँ जी। आगे बढ़े। ये कलाकारों के नाम 100% याद रखना। जैसे रमजान खां का नाम आ गया, ज्यादातर आपको मिलेंगे भैया कलाकार सुशीर और तत्मयी मिलेंगे। इनमें दो चार एक कलाकार है, तो ये याद रख लेना। मृदंग में देखो, आप लोग मृदंग के बारे में लिखो। इसमें भी कलाकार जरूर याद रखना, क्योंकि इसके पीछे कारण है कि पंडित पुरुषोत्तम को 1984 में क्या मिला था भैया? तो इनको 1984 में पद्मश्री मिला था, इसलिए इनको याद रखना जरूरी है।
आगे बढ़े। तू रहने दे, तू क्या ही लिखेगा। नेक्स्ट लिखना मांदल। कौन सा वाद्य यंत्र आएगा? चारों सेम है इसलिए मैंने चारों आपके एक साथ बता दिए। मांदल। मांदल की शुरुआत में आप यूं लिख देना मृदंग के समान। इसको मुख्यतः किसके समान माना जाता है? मृदंग के समान इसको माना जाता है। तो शुरुआत इसी से करना, मृदंग के समान वाद्य यंत्र। आगे बढ़े। तो ये ध्यान रखना, ये मांदल चारों सेम थे। अब देखो तीन मिलते जुलते वाद्य यंत्र आपके सामने आएंगे, जैसे कि एक आपके कौन सा है? नगाड़ा। नगाड़े का बड़ा रूप, नौबत का बड़ा रूप। ध्यान रख लेना, आई बात समझ में? ये तीनों आपके मिलते जुलते वाद्य यंत्र हैं। नगाड़े का बड़ा रूप क्या हो जाएगा? नौबत। और नौबत का सबसे बड़ा रूप क्या है भैया? तो टामक। ये ध्यान रखना आप लोग। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे यहाँ पर किसके बारे में? नगाड़ा। अब नगाड़े के बारे में देखें, इधर ध्यान से समझना कि नगाड़ा अपने किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। अभी जैसे मैंने आपको एक चीज यहां पर बताई है कि देखो नगाड़ा आपके किस प्रकार का वाद्य यंत्र हो जाएगा। तो जैसे अगर हम यहां पर बात करते हैं तो ये अपने क्या है भाई? नगाड़ा। ध्यान से सुनना इधर, ये जो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं ये अपने नगाड़े की एक शेप हो जाती है। एक पार्ट तो भैया नगाड़े का ये हो गया आपके, समझ गए बात को? तो ये ध्यान रख लेना। अगर हम देखें कि भाई नगाड़े का जो एक पार्ट है वो एक पार्ट तो आपके नगाड़े का ये हो जाएगा, ध्यान रख लेना। ठीक है, ये आपके नगाड़ा, जिसके ऊपर तो क्या कर देते हैं हम लोग? जानवर की खाल चढ़ा देंगे। आई बात समझ में? ऊपर तो क्या करेंगे भैया? जानवर की खाल चढ़ा देंगे। और यहां पर वही आपके बिल्कुल डोरियों से क्या रहता है? बंधा हुआ रहता है। तो ये चीज आप लोग 100% याद रख लेना। यहाँ पर आपके वही किससे बंधा हुआ रहेगा? तो यहाँ पर ये डोरियों से बंधा रहता है। ठीक है ना? तो ये भाग तो इसका हो गया बड़ा भाग।
ये इसका बड़ा वाला भाग हो गया। अभी एक एक चीज समझना आप लोग, जैसे ये वाला जो भाग है ये बड़ा भाग, कितने भाग होते हैं इसके? दो भाग होते हैं। बोलो कितने भाग होंगे इसके? तो इसके दो भाग आपको टोटल मिलेंगे। तो ये तो इसका बड़ा भाग हो गया, ठीक है ना। एक इसका छोटा भाग और होता है, मतलब कि ये कितने भागों में बजेगा भैया? तो ये दो भागों में बजेगा। एक इसका छोटा भाग और होता है, वो भी आप लोग ध्यान रखना। इसी तरीके से आपके रखे हुए रहते हैं जिस तरह मैंने आपको बताया है। तो ये लो साहब, ये इसका दूसरा छोटा भाग और ले लेते हैं अपन यहाँ पर। तो ये इसका दूसरा भाग हो गया। इसके ऊपर भी वही क्या होगी भैया? वही आपके जानवर की खाल चढ़ाई जाएगी ना। तो लो साहब, इसके ऊपर भी अपन जानवर की खाल चढ़ा देते हैं। लो, इसके ऊपर भी जानवर की खाल हो गई। आई बात समझ में? ये ध्यान रखना। और अगर हम इसके बारे में बात करें, ये सेम आपके इसी डिजाइन का वाद्य यंत्र हो जाएगा जो आप इधर देख रहे हैं। अब इधर देखो, ये जो वाद्य यंत्र आप यहां पर देख रहे हैं, इनके अंदर मैं अलग से क्यों बता रहा हूं? अलग से इसलिए बता रहा हूं भैया, ये वाला भाग तो कहलाता है बड़ा भाग है, ये नर। क्या कहलाता है? नर। और ये जो छोटा भाग है ये क्या कहलाएगा? तो इसको हम लोग कहते हैं मादा। बोलो क्या कहेंगे भैया? मादा। ये जो नर वाला भाग है ना, ये नर वाला भाग आपके बना हुआ होता है किससे? मुख्य रूप से वैसे तो लकड़ी के बने हो सकते हैं, लेकिन फिर भी ध्यान रखना, ये वाला भाग तो किसका बना होता है? तांबे से निर्मित होता है। बोलो किससे निर्मित होता है भैया? तो ये वाला भाग तो तांबे से निर्मित होता है, और ये वाला जो भाग है ये लोहे से निर्मित होता है। बोलो किससे बना हुआ होगा? तो ये वाला भाग जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये लोहे से निर्मित होता है, ये ध्यान रख लेना। फिर इसके ऊपर जो खाल चढ़ाई जाती है, ये किसकी खाल होती है भैया? ये भैंसे की खाल होती है। बोलो किसकी खाल हो जाएगी? तो ये आपके भैंसे की खाल हो जाएगी, ध्यान रखना। और ये जो खाल होती है ये आपके किसकी खाल होती है? ये ऊंट की खाल होती है। बोलो किसकी खाल हो जाएगी? तो इसके ऊपर आपके ऊंट की खाल चढ़ाई जाती है, ये ध्यान रखना। ये तो इसकी फॉर्मेशन हो गई। अब अगर हम बात करें नगाड़ा के बारे में, तो ये नगाड़ा आपके कहा जाता है कि नगाड़ा आपके कब बजाया जाता है? तो ये आपके वैवाहिक एवं मांगलिक अवसरों पर वादन होता है। वैवाहिक एवं मांगलिक अवसरों पर इसका वादन किया जाता है। भाई अपने शादी ब्याह होते हैं तब नगाड़ा बजता है कि नहीं बजता है? अवसरों पर। और ये भी ध्यान रखना, किसके साथ बजाया जाएगा? शहनाई। साथ में क्या बजेगी भैया? शहनाई। शहनाई के साथ वादन होगा। शहनाई में मैंने लिखवाया था नगाड़ा के साथ, तो ये ध्यान रखना आप लोग। तो शहनाई के साथ वादन होगा। इसका जो वादक है ना, वादक जो इसे बजाएगा, उस वादक को क्या बोलते हैं पता है? धमजी। वादक को क्या बोलेंगे? तो इसका जो वादक होता है उस वादक को बोलते हैं भैया धमजी। याद रख लेना कि नगाड़ा बजाने वाला क्या हो जाएगा आपके? तो नगाड़ा बजाने वाला आपके धमजी हो जाएगा। कुछ किताबों में इसी नगाड़ा को क्या लिखा हुआ है? नक्कारा। क्या लिखा हुआ है? नक्कारा। आई बात समझ में? ये ध्यान रखना। अपने भी तो ऐसा बोलते हैं तो नक्कारा है। आई बात समझ में? क्या बोलते हैं? नक्कारा। नक्कारा मतलब कि जो कोई काम का नहीं है, जिसे चाहे जो ही बजा दे। आई बात समझ में? तो ये ध्यान रखना, इसको एक नक्कारा वर्ड भी दिया जाता है। ऐसे ही देखो कौन सी जाति बजाएगी भैया? एक तो ढोली। बोलो कौन सी जाति? ढोली, मिरासी और एक राणा। ढोली, मिरासी और राणा। तो ये ढोली, मिरासी और राणा जाति द्वारा इसका क्या किया जाएगा? वादन किया जाएगा। तो ये भी याद रख लेना, ठीक है ना। ढोली, मिरासी और राणा जाति इसको बजाती है। ऐसे ही देखो अपने से पूछ सकता है, एक तो नौटंकी, आप लोगों ने देखा भी होगा नौटंकी। नौटंकी के अलावा रामलीला। नौटंकी के अलावा रामलीला। और इसके अलावा नौटंकी, रामलीला और विभिन्न लोक नाट्यों में, विभिन्न नाट्यों एवं नृत्यों में, नृत्यों में भी बजाते हैं क्या? अरे ढेरों नृत्य हैं जिनमें क्या बजता है? आपके नगाड़ा बजाया जाता है। जैसे देखो आप लोग, गींदड़ नृत्य है, गींदड़ के अलावा ध्यान रखना घूमर है, घूमर के अलावा आपके अग्नि नृत्य है। इन सब में क्या बज रहा है? आपके नगाड़ा बजता है। तो ध्यान रखना नृत्यों में बजाया जाता है आपके कौन सा वाद्य यंत्र? तो नगाड़ा बजाया जाता है, ये भी याद रख लेना। इसके अलावा माताजी एवं भैरू जी के भजन गाते समय, माताजी एवं भैरू जी के भजनों में भी ये बजाया जाएगा। माताजी एवं भैरू जी के भजनों में भी इसका वादन किया जाता है, ठीक है ना। भजनों में वादन किया जाता है। और इसके जो प्रमुख कलाकार है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। बताओ कौन हो जाएंगे? अरे भैया इसके प्रमुख कलाकार कुचामनी ख्याल में बताए थे आपको, राम किशन सोलंकी। बोलो क्या नाम आएगा? राम किशन सोलंकी इसके सबसे फेमस कलाकार हैं
और ये राम किशन सोलंकी ये रहे आपके, और ये कहाँ के हैं भैया, ये आपके पुष्कर के हैं। और अगर अपने से पूछे नगाड़े कहाँ के प्रसिद्ध हैं भैया, अपने राजस्थान में तो नाथ द्वारा, और नाथ द्वारा पड़ता है आपके राज संबंध। बोलो नाथ द्वारा कहाँ पड़ता है, तो नाथ द्वारा राज संबंध के अंदर अगर अपन जाएंगे तो वहां के नगाड़े अपने को सबसे फेमस मिलेंगे। समझ गए बात को। और एक वर्ड और यहां पर ध्यान रखना, कल को अपने से पूछे कि नगाड़ा निशान, नगाड़ा निशान क्या होता है। एक तो नगाड़ा है, और नगाड़ा के अलावा एक क्या होगा भैया, नगाड़ा निशान। ये इसलिए भी पूछ सकता है क्योंकि अभी लेटेस्ट करंट में काम में आया है। पहली बात तो नगाड़ा निशान के बारे में याद रखना, ये किसका सूचक है, सम्मान का सूचक है। अभी आपने सुना होगा मेवाड़ में हमारे एक विश्वराज सिंह जी हैं, उन विश्वराज सिंह जी का राज तिलक हुआ था, सुना था ना। और जब उनका राज तिलक हुआ तो उनकी जो सवारी निकली थी ना, ये ध्यान रखना। तो ऐसा कहते हैं कि राजा महाराजा जो होते हैं, उन राजा महाराजाओं की सवारी, जब सवारी निकलती है तो राजा महाराजाओं की सवारी में ऊंट होते हैं, हाथी होते हैं, घोड़े होते हैं। तो ध्यान रखना, ऊंट हाथी पर रखे जाने वाले दो नगाड़े, रखे जाने वाले दो नगाड़े, उनको क्या बोलते हैं भैया, नगाड़ा निशान बोलते हैं। ये याद रख लेना। अभी तो सवारी निकली थी तो हाथियों के ऊपर दो दो नगाड़े रखे थे, तो वो जो हाथियों के ऊपर दो दो नगाड़े रखे थे ना, उसी को क्या बोलते हैं, नगाड़ा निशान। तो बताओ भैया, क्या इसको मांगलिक वाद्य यंत्र कह सकता हूं क्या, बिल्कुल। इसके वादक को क्या बोलेंगे, धमजी। बोलो वादक को क्या बोलेंगे, धमजी। कौन कौन सी जाति बजाएगी, ढोली, मिरासी और राणा। ध्यान रखना, माता जी और भैरू जी के भजनों में क्या बजाया जाता है, नगाड़ा। और प्रमुख कलाकार कौन है, रामकिशन सोलंकी, जो कि कहाँ के हैं, पुष्कर। और ध्यान रखना, कहाँ के नगाड़े प्रसिद्ध हैं, राजा महाराजाओं की सवारी के आगे रखे जाने वाले दो नगाड़े क्या कहलाते हैं, उनको नगाड़ा निशान कहते हैं। और अगर हम बात करें कि नौबत, तो नौबत आप लोग याद रखना, नौबत क्या है भैया, नगाड़े का बड़ा रूप। सबसे पहली बात तो यही याद रखना, नगाड़े का बड़ा रूप आपके क्या कहलाएगा बताओ, तो नगाड़े का बड़ा रूप आपके नौबत कहलाएगा। और प्राचीन काल में ये जरूर याद रखना कि प्राचीन काल में एक तो आपके युद्ध भूमि में, प्राचीन काल में एक तो कहां पर, युद्ध भूमि में, प्राचीन काल में युद्ध भूमि में एवं, प्राचीन काल में युद्ध भूमि में एवं राज महलों के प्रवेश द्वार पर, राजमहलों के प्रवेश द्वार पर क्या बजाई जाएगी बताओ, तो नौबत बजाते थे। राजमहलों के प्रवेश द्वार पर नौबत बजाते थे। खाटू श्याम जी के मंदिर में भी रखी हुई है नौबत, ये ध्यान रखना, नौबत बजाते थे। और वहीं की ओर डिग्गीपुरी के राजा जो अपने कल्याण जी हैं, उनके मंदिर में भी रखी हुई है, ये भी याद रखना। तो प्राचीन काल में तो बजाते थे कहां पर, युद्ध में या राजमहलों के प्रवेश द्वार पर। और वर्तमान में कहां बजाते हैं बताओ, तो वर्तमान में मंदिरों में बजा रहे हैं भैया। वर्तमान में कहां बजा रहे हैं, तो वर्तमान में मंदिरों में बजाते हैं, ठीक है ना, वर्तमान में मंदिरों में बजाते हैं। और ऐसा कहते हैं कि जो नौबत है, इसकी जो साइज है, ये मानी जाती है आपके कितनी, 4 फीट। बोलो कितनी मानी जाती है, 4 फीट। ये साइज भी कितनी मानी जाएगी, तो ये भी आपके 4 फीट ही मानते हैं भैया। आई बात समझ में। और ऊपर किसकी खाल चढ़ा देंगे, भैंसे की खाल, क्योंकि भाई बड़ा वाद्य यंत्र है तो फिर तगड़ी खाल चाहिए, छोटी मोटी हो तो यूं ही भैया एक डंडे से ही नीचे आ जाए। तो ये ध्यान रखना, इसके ऊपर भैंसे की खाल चढ़ाई जाती है। वर्तमान में मंदिरों में बजाते हैं। और आपको पता होना चाहिए, डिग्गीपुरी के राजा के नृत्य में, जो आपके नृत्य होता है ना, डिग्गीपुरी के राजा, बाजा छे नौबत बाजा थारा डिग्गीपुरी का राजा, सुना होगा आपने। तो डिग्गीपुरी के राजा का जो नृत्य होता है, के नृत्य में और कौन सा वाद्य यंत्र बजता है बताइए, तो उस नृत्य में नौबत का प्रयोग होता है, नौबत का प्रयोग होता है। तो ये चीज भी आप लोग याद रख लेना, नौबत का प्रयोग होता है। ऐसा देखो, एक चीज बताता हूं, अपने मंदिर है एक यहाँ पर जोबनेर में, ज्वाला माता का, जोबनेर पड़ता है ना अपने जयपुर में ही, वहां एक मंदिर है ज्वाला माता। एक मोहम्मद बेग, लाल बेग बोलते हैं उसको, मोहम्मद लाल बेग, उसने वहां पर अटैक किया था। तो उसकी सेना पर मधुमक्खियों ने अटैक कर दिया था। और जब उसकी सेना पर मधुमक्खियों ने अटैक कर दिया था ना, तो वो नौबत छोड़ करके भाग गया था। आज भी वो नौबत कहाँ रखी हुई है, उसी ज्वाला माता के मंदिर में रखी हुई है। ये 17वीं शताब्दी की घटना है, लेकिन नौबत, वो 17वीं भी क्यों,
हाँ बिल्कुल 17वीं शताब्दी की घटना है और नौबत आज भी ध्यान रखना वहां पर वो रखी हुई है। नौबत और नगाड़ा एक जैसे ही बोलते हैं, वैसे ज्यादातर लोग नौबत को क्या बोलेंगे, नगाड़ा ही बोलते हैं, ध्यान रख लेना। तभी तो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने भी एक बात कही है कि युद्ध में नगाड़ो और बात में हुंकारो घणो ही जरूरी है। कि युद्ध में नगाड़ो और बात में हुंकारो, मतलब कि युद्ध में तो नगाड़ा बहुत जरूरी है और बात में हुंकारा बहुत जरूरी है। आई बात समझ में? मतलब बात में हुंकारा मतलब जैसे मैं बोल रहा हूं भाई समझ में आ गया क्या, तुम क्या बोले हाँ, तो ये क्या है भैया, हुंकारा। मतलब सामने वाली अपनी कहानी को जब कह रहा है तो सामने वाला भी उसका समर्थन कर रहा है। वो कहती है कि युद्ध में नगाड़ो और बात में हुंकारो न हो तो साहब मजो ही नहीं आवे। तो ये ध्यान रखना, मतलब कि युद्ध में तो क्या बजेगा, नगाड़ा, लेकिन बेसिकली क्या बजती है वो नौबत बजती है। समझ गए? और इनका भी जो मैं कहूं कि सबसे बड़ा रूप है वो क्या है भैया, वो आपके टामक है। दोनों सेम है वैसे, नौबत और टामक, थोड़ा बहुत साइज का फर्क होता है। ये देखो आप, ये कौन सा वाद्यंत्र है, ये टामक है। मतलब कि टामक को एक नाम और दूंगा, दैमामा। बोलो क्या नाम दूंगा, दैमामा। भाई अकेले से तो बसता नहीं है, तो भाणजा अपने मामा को बुलाता है, बोले दैमामा, और फिर आवाज आती है क्या, बम। तो ये एक ही चीज है, टामक, दैमामा और बम। आप सुनना इसके बारे में, ये राजस्थान का सबसे बड़ा वाद्यंत्र है। क्या बोला मैंने यहां पर, राजस्थान का? तो ये राजस्थान का सबसे बड़ा वाद्यंत्र है, जरूर याद रख लेना आप लोग। तो बताओ राजस्थान का सबसे छोटा वाद्यंत्र कौन सा, मोरचंग। और राजस्थान का सबसे लंबा, करना। राजस्थान का सबसे लंबा करना, राजस्थान का सबसे बड़ा टामक, राजस्थान का सबसे छोटा मोरचंग। आई बात समझ में? और इसको मैं कह सकता हूं भैया नगाड़े का सबसे बड़ा रूप। बोलो क्या कहूंगा, नगाड़े का सबसे बड़ा रूप। तो ये जरूर याद रखना, इसको नगाड़े का सबसे बड़ा रूप कहा जाएगा। समझ गए? और इसके ऊपर भी आपके किसकी खाल चढ़ी होती है भैया, तो इसके ऊपर भी आपके भैंसे की खाल चढ़ी होती है, मतलब कि भैंसे की खाल से निर्मित होता है। आई बात समझ में? तो ये चीज भी याद रखना, ठीक है। इसकी खाल चढ़ी हुई होती है इसके ऊपर, भैंसे की खाल। अब इसके बाद में देखो, अगर टामक के बारे में बात करें गुरुजी, टामक बजेगा कहां पर, मेवात, मेवात में। और आपके कब बजेगा भैया, होली एवं बसंत पंचमी। होली एवं, जब भी आपके होली और बसंत पंचमी का त्योहार आएगा तो होली एवं बसंत पंचमी पर वादन किया जाएगा, ये ध्यान रखना आप लोग। और मेवात बोले तो आपके किन किन क्षेत्रों में भैया, एक तो डीग में सबसे ज्यादा, डीग के अलावा भरतपुर, भरतपुर के अलावा अलवर। बोलो भरतपुर के अलावा अलवर में भी बजाया जाता है। अलवर के अलावा ये ध्यान रखना आपके और खैरथल तिजारा। बोलो कौन सा क्षेत्र आएगा, खैरथल तिजारा वाले क्षेत्र में बजाया जाएगा। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं ना, तो थोड़ा सा आप याद रख लेना, ये तो मेवात, और मेवात के अलावा एक आपके सवाई माधोपुर में भी इसका वादन होता है। आई बात समझ में? तो इसका प्रयोग आपके सवाई माधोपुर में भी और इसका वादन किया जाता है। बोले गुरुजी पहले कहां पर काम में आता था? अरे पहले पता है क्या करते थे ये भैया, पहले ऐसा करते थे कि दुर्ग की दीवार पर रखकर, दुर्ग की दीवार पर रखकर कोई भी सूचना देनी होती थी ना, तो ये जोर से बजा दिया करते थे अलर्ट करने के लिए। आजकल अलर्ट करने के लिए क्या लगे होते हैं, वो लगे होते हैं हुटर। क्या लगे होते हैं, हुटर। वो सायरन बज जाता है ना एकदम से, ध्यान रखना। पहले के टाइम पर अलर्ट करने के लिए क्या करें साहब, अब आवाज लगाएं तो कोई सुने नहीं, तो पहले के टाइम पर अलर्ट करने के लिए ध्यान रख लेना, दुर्ग की दीवार पर रखकर बजाया जाता था पहले। ये बजाते थे, मतलब कि कोई ना कोई अलर्ट मैसेज है भैया। आई बात समझ में? तो ये चीज आप लोग जरूर याद रख लेना। अब कई लोग लिखा देते हैं युद्ध में, अरे युद्ध में कैसे ले जाओगे, बड़ा बड़ा वाद्यंत्र है भैया, तो युद्ध में इसको ले जाना इतना वो नहीं होता था, तो ये दुर्ग की दीवार पर रखकर बजाया जाता था। समझ गए भैया, ये ध्यान रख लेना। आई बात समझ में? तो ये ध्यान रखना। चलिए ये आपके टामक हो गया, तो अब आप ये तीनों नोट कर लीजिए। ये जो आप थोड़ा बहुत बना देना इसके बारे में, जिससे आकृति अपने को पता रहे, और इसके ऊपर यूं भी लिख देना, इसकी जो आकृति होती है ना, वो किसके समान होती है, सुपारी के समान आकृति होती है। ये सुपारी तो होती है, कौन सी सुपारी, वो जो तुम खाते हो वो नहीं, जो पूजा में काम में लेते हैं वो,
सुपारी के समान इसकी आकृति होती है।
लिख लिए? ये थोड़ा सा बना लेना उधर वाला है ना, जिससे याद रहे। बना लिया क्या तू? लिख भी लिया? चलो तो आगे बढ़ते हैं। लिखिएगा नौबत। ये सब हाथ से बजेंगे डंडों से? अरे ये किससे बजेंगे? तीनों वाद्य यंत्र, ये ध्यान रखना, ये डंडों से बजेंगे। नहीं, इसकी बनाने की जरूरत नहीं है। यूं लिख दो बस, आप तो केवल भैंसे की खाल चढ़ाकर बनाया जाता है। आगे बढ़े। हाँ लिख लिया क्या तू? लिख लिया? ये लिख लेगा मतलब सब लिख लिए फिर। चलिए ये लिखिएगा टामक। चलिए ये नोट कर लीजिए, बाकी बातें करते हैं अपन फिर कल। कल अपने पास में एक कैटेगरी बची है मोस्टली, घन, वो अपन कंप्लीट करके ये चैप्टर फिनिश करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।